अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और अप्लाइड कैलकुलस के आज के लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एवेल्यूएट करना सीखेंगे। और इसके साथ साथ आखिर में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको स्क्वीज थ्योरम या फिर सम टाइम सैंडविच थ्योरम कहा जाता है, उसको भी देखेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एवेल्यूएट करने से पहले ज़रा क्विकली इसको देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है इसको। तो इन जनरल चूंकि आप जानते हैं किसी भी फंक्शन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की जाए तो इसको डिफाइन सिंपली आप अच्छा, इसके दो तीन तरीके हैं। आप ब्रैकेट में जिस भी नंबर पर आपने ये फंक्शन डिफाइन करना है, सिंपली एक्स एज एन इनपुट यूज़ हो रहा है यहाँ पर, या फिर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और इसी तरह से अच्छा, इस फंक्शन का एक और नाम भी है, इसको सम टाइम कुछ बुक्स में आपको नजर आएगा फ्लोर फंक्शन, सेम फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। इसको कहा जाता है जी फ्लोर फंक्शन। वेल सो अगर आपको फ्लोर फंक्शन कहा जाता है तो फिर उसको आप जो नोटेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है, ब्रैकेट्स कुछ इस तरह से आएंगी, लेकिन डिफाइन करने का तरीकाकार तीनों केसेस में सेम है। तो अब जरा बात करते हैं, ये तो नोटेशन की बात होगी, अब बात करते हैं बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसकी जो डोमेन होती है ना, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपको नाम में नजर आ रहा है ना, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले ज़रा मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। तो बेसिकली आप जो भी नंबर इसको इनपुट देते हैं, ये आउटपुट में आपको लार्जेस्ट इंटीजर देता है। एक बात होता है कि आपको आउटपुट में ये देगा इंटीजर, हर केस में क्या आता है जी, द लार्जेस्ट इंटीजर। और कौन सा लार्जेस्ट होता है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर एक्स जो आपने इसको इनपुट दिया था, लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी आप जो भी इसको इनपुट देते हैं, चाहे वो आपके पास कोई एग्जैक्टली इंटीजर है या फिर आपके पास कोई डेसिमल में है नंबर, लेस देन और इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। आपके पास आउटपुट में हमेशा इंटीजर आएगा और वो ऐसा इंटीजर होगा जो कि लार्जेस्ट इंटीजर होगा, लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर एक्स। इस बात का मतलब क्या है, इसको ज़रा एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से मैं एक फॉर एग्जांपल नंबर लेता हूँ जी। अच्छा, अगर मैं एग्जैक्टली इंटीजर लेता हूँ तो इस केस में चूंकि यही इंटीजर है तो आपके पास लार्जेस्ट इंटीजर आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इक्वल वाला केस यहाँ पर होगा, तो एग्जैक्टली आपका आंसर इस केस में 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इनपुट करता हूँ जी 4.2, आप ज़रा डेफिनेशन को एक मरतबा दोबारा पढ़ें। लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन, जो कि इस नंबर से लेस होगा या इसके इक्वल होगा। तो इक्वल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो लेस देन होगा। लेस देन बात करेंगे तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 4 होगा, ठीक है। नीचे जाएंगे वो 4, वो 3 की बात करें तो वो लेस देन हो जाता है ना 4 से। तो इसलिए ये लार्जेस्ट इंटीजर है जो कि इस 4.2 से लेस है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3.9 करता हूँ। अगेन चूंकि ये इंटीजर तो नहीं है ना, तो इससे छोटा इंटीजर आएगा, लार्जेस्ट इंटीजर आएगा बट इससे लेस होगा, 3.9 से लेस होगा, और वो हमेशा इस केस में 3 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात ये पता चली कि आप अगर स्टार्ट करते हैं लेट्स से 3 से, यानी अगर आप 3 से फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं और 4 तक जाते हैं, बट 4 को एक्सक्लूड करके 4 पर आपका इंटरवल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा, मीन 4 इंक्लूड नहीं है। अगर आप इस पर ये फंक्शन अप्लाई करते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सब रियल नंबर्स के लिए, जो 3 हो सकता है, 3 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं, 4 से छोटे जो कि इनफाइनाइटली मैनी है ना, सब के केस में आपका आंसर 3 ही आएगा। आप 3.1 लें 3 आएगा, 3.2 लें 3 आएगा, 3.5 लें 3 आएगा, 3.9999 लें 3 आएगा। जैसे ही 4 को टच करेंगे आपका आंसर 4 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से नेगेटिव इंटीजर्स पर भी ये डिफाइन हो सकता है। जैसा कि आप अगर सिंपली अगर -1 की बात करें, चूंकि इटसेल्फ इंटीजर है ना, तो आपका इस केस में आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा सिंपली। लेकिन अगर मैं नेगेटिव में एग्जैक्टली इंटीजर नहीं लेता, लेट्स से मैं माइनस का 2.3 ले लेता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर आ जाएगा कौन सा, जो कि लेस देन है या इक्वल है। इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर नहीं है ये, तो इससे लेस देन वाला कौन सा इंटीजर आएगा हमारे पास, -3 आएगा। माइनस की बात की जाए तो आपके पास -3 एक ऐसा इंटीजर है जो कि इससे लेस है 2.3 से, -2.3 से, ठीक है। तो माइनस के केसेस में भी ऐसे ही हमने इसको डिफाइन करना है। इसी तरह से अगर आप हमारे पास एक कांस्टेंट होता है ना, आप जानते हैं पाई,
जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है। इसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करते हैं तो इसका आंसर भी 3 आएगा, क्योंकि ये इस इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, यहाँ से हमें एक बात तो पता चल गई कि आपके पास इंटरवल्स के अंदर इसकी वैल्यू फिक्स होगी। हाफ ओपन इंटरवल है ना, जैसे ये 3 4 आपने लिया, इसी तरह से मैं इसके बाद ले लेता हूँ 4 5 ले लेता हूँ। 4 5 के लिए आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 4 आ जाएगा। थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, चले माइनस से शुरू करते हैं। आप चलें स्टार्ट कर दें जी -2 से -1 पर ओपन इंटरवल, इनके दरमियान से आप जो मर्जी रियल नंबर लें इस इंटरवल के अंदर से, उस पर आप फंक्शन अप्लाई करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपका आंसर इन ईच केस हर रियल नंबर के लिए -2 ही आएगा। इसी तरह से फर्दर आगे चलते हैं। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करें -1 से लेकर 0 तक, बट 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 पर ओपन इंटरवल है। इस सब रियल नंबर्स के लिए जो कि इस इंटरवल के अंदर मौजूद हैं, जो कि इनफाइनाइटली मैनी है, सब के लिए आंसर हमारे पास -1 आएगा। इसी तरह से अगर आप फंक्शन अप्लाई करते हैं जी 0 से लेकर 1 तक के रियल नंबर्स, और 0 जिसमें इंक्लूड है 1 इंक्लूड नहीं है, इन सब के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फर्दर अगर आगे जाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप जब फंक्शन अप्लाई करते हैं 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर्स पर, तो इन केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आउटपुट को ज़रा फोकस कर रहे हैं, दिस इज -2 -1 0 देन 1। एक और करते हैं, फिर इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अच्छा जी, अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं 2 से स्टार्ट होकर 3 तक के रियल नंबर्स तक, और 2 इसमें इंक्लूड है 3 इंक्लूड नहीं है, इन सब के लिए आपका आंसर आ जाएगा 2। अब इनको ज़रा देखते हुए हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो बेसिकली एक्चुअली ये एक स्टेप फंक्शन कह सकते हैं आप इसको, पीस वाइज है ना, मुख्तलिफ पीसीज में मुख्तलिफ डिफाइन किया गया है। तो लेट्स से दिस इज ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पर ज़रा हम नंबरिंग कर लेते हैं। वेल सो दिस इज ओवर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल को हम वाई एक्सिस कह देते हैं। सो लेट्स से दिस इज 1 2 3 1 2 3 एक्स एक्सिस पर है। इसी तरह से दिस इज वाई एक्सिस पर ये 1 है, इसको हम 2 ले लेते हैं, देन हमारे पास ये 3 आ जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1, देन वी हैव -2 एंड देन वी हैव -3। ठीक है, और इसी तरह से नेगेटिव वाई एक्सिस में हमारे पास क्या आ जाएगा जी -1 देन -2 देन -3। अब ज़रा आप इन पर फोकस करें, जो अभी हमने इसकी कुछ एवेल्यूएशंस की हैं, इनको हमने प्लॉट करना है इस ग्राफ पर, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सॉरी, देखिए -2 से -1, -2 इंक्लूड है, बट आपका जो -1 इंक्लूड नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ये जो आपको नजर आ रहा है, इसके लिए आपका आंसर क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा। चूँकि देखें इसमें -1 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर आपका होल आ जाएगा। -2 देखें क्लोज साइड है ना, इंक्लूड है, तो यहाँ पर आपका ये डॉट आ जाएगा, फिल कर देंगे इसको, यानी ये इंक्लूड है। नेक्स्ट चलें -1 से 0 तक, -1 से 0 तक ये नंबर्स बनते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इसके आंसर आ रहे हैं ये वाले। -1 जो है वो इसमें इंक्लूड है, डोमेन पे देखा जाए एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, और 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए 0 पर ये होल आ गया। नेक्स्ट चलें 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक बनता है जी इस तरह से, 0 इसमें इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है, 1 पर होल आ जाएगा। इसके लिए आपका आंसर देखें 0 ही आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है आपके पास इस केस में 0 आ रहा है, ये देखें दिस वन। अब आगे आ जाए 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 का आपका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पॉइंट आपका इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है। 2 इंक्लूड होगा तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर 2 आ जाएगा, और इस तरह से 3 पर होल आ जाएगा, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा ऊपर भी और नीचे भी। ये बेसिकली जो ग्राफ बनाया है हमने, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, तो देख रहे हैं बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास जो एग्जैक्टली इंटीजर्स है ना, वहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा है, वो स्टेप उसमें आ रहे हैं। ठीक है, चेंज होकर वो शिफ्ट कर रहा है नेक्स्ट इंटीजर पर। तो बेसिकली इस फंक्शन की हमने लिमिट्स वैल्यूएट करनी है। तो आपको मैंने बताया था जब भी हमारे पास फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइंड हो, तो उस केस में लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूएट करते हैं। और जहाँ पर आपका पीस चेंज हो रहा है ना, जैसे इस केस में देखें एग्जैक्टली इंटीजर पर,
ग्राफ आपका चेंज हो रहा है, इन पॉइंट्स पर बेसिकली हम लिमिट वैल्यूएट करते हैं, क्योंकि बाकी जो पॉइंट है जहाँ फंक्शन डिफाइन है वहाँ पर जरूरत नहीं है ना डिफाइन करने की, वहाँ पर तो सिंपली वैल्यूज़ की आ जाएगी एग्जैक्टली। तो अब हमने क्या करना है, 0 पर इसकी लिमिट करनी है, 1 पर करनी है, यानी हर इंटीजर पर करनी है, 0 को इंक्लूड करके हर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर पर हमने इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है। तो चलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और 0 पर भी पहले हम एवेल्यूएट करते हैं लेफ्ट लिमिट। अगर इस ग्राफ को मैं चले हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर देते हैं, कि जो हमने अभी ग्राफ बनाया है इसको हम एफ ऑफ एक्स से ही डिनोट करते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, नेगेटिव इंडिकेट करता है कि आपकी लेफ्ट लिमिट एवेल्यूएट कर रहे हैं। देखें 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम फंक्शन कौन सा इसमें से लेंगे, नज़र दौड़ाएं ज़रा, ये वाला, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, देखें ज़रा, जैसे ही आप 0 को लेफ्ट से अप्रोच करते हैं आपका फंक्शन -1 की तरफ जा रहा है। तो 0 को नेगेटिव से अप्रोच करने से हमारा फंक्शन किस तरफ जा रहा है, -1 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। वेल ओके, सो दिस इज -1। इसी तरह से अगर आप लिमिट आपका x अप्रोच करता है 0 को राइट साइड से, x अप्रोचेस 0 और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि राइट साइड से आ रहे हैं। अब जरा देखें, जब आप 0 को राइट से अप्रोच कर रहे हैं, ये ओरिजिन है ना, 0 होता है हमारे पास बेसिकली, तो आपका फंक्शन ये वाला यूज़ होगा, और ये आपका क्या है बेसिकली 0 आ रहा है, एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा है, ये y की वैल्यू क्या है, हाइट 0 है ना, तो ये 0 आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन लेफ्ट लिमिट आपकी -1 आ गई है, राइट लिमिट 0 आ गई है, तो दैट मीन्स आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इस केस में, क्योंकि आप जानते हैं लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब भी आपके पास किसी भी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट किसी पॉइंट पर और उसी पॉइंट पर आपके फंक्शन की राइट लिमिट जो है वो सेम आ जाती है। इन दैट केस आप कहेंगे कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो कौन सी होगी, जो भी दोनों के केसेस में आपके पास नंबर आएगा। इस केस में देखें लेफ्ट लिमिट -1 है, राइट लिमिट 0 है, और आप जानते हैं -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एट ऑल, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह से अब हम चलते हैं लिमिट एवेल्यूएट करते हैं जिसकी 1 पर, 1 पर भी हमें लेफ्ट और राइट दोनों एवेल्यूएट करनी पड़ेंगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, नेगेटिव साइड से अगर देखें एफ ऑफ एक्स, तो ऊपर ज़रा ग्राफ में देखें, दिस इज ओवर .1, इसको आपने नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो फंक्शन ये वाला यूज़ होगा, ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर ही, इसमें हाइट 0 आ रही है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप अप्रोच करते हैं 1 को राइट साइड से, तो ग्राफ से देखते हैं ज़रा क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल टू, ओके, सो ऊपर जाए ज़रा, 1 ये वाला पॉइंट है, इसको आपने राइट साइड से अप्रोच किया तो फंक्शन ये वाला यूज़ होगा, और ये फंक्शन यूज़ होगा, और ये वाई एक्सिस पर कहाँ पर पड़ा हुआ है, 1 पर पड़ा हुआ है, तो आपके इस केस में यानी कि राइट लिमिट 1 पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगेन देखें ज़रा, आपकी राइट लिमिट 1 आई है, लेफ्ट लिमिट आपकी 0 आई है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स 1 पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहीं से आप अगर इसको दोबारा देखें ना ग्राफ को, यहाँ से देखें आप गेस कर सकते हैं कि आप किसी भी इंटीजर पर इसकी एवेल्यूएट करें लिमिट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट लिमिट और आएगी, राइट लिमिट और आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एवेल्यूएट जो हम कर रहे हैं, इसका आप समझ कंक्लूजन ये है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी इंटीजर पर। हाँ, अगर आप नॉन इंटीजर लेते हैं, इंटीजर के अलावा कोई नंबर लेते हैं, वहाँ पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, बट एज फॉर एज द इंटीजर्स आर कंसर्न, इंटीजर्स पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो ये इसके बारे में फाइनल 1 लाइनर है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अच्छा, आज का हमारा जो नेक्स्ट 1-2 थ्योरम है लिमिट की एवेल्यूएशन से मुताल्लिक ही हैं, उनको ज़रा क्विकली देख लेते हैं। सो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास थ्योरम 1, ये जो थ्योरम लिखने लगे हैं, ये लिमिट सम टाइम आप एवेल्यूएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, देन इन लिमिट्स इन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए आप उसकी लिमिट एवेल्यूएशन को ईजी कर सकते हैं। सो थ्योरम 1 हमारे पास ये है, लेट्स सपोज वी हैव 2 फंक्शंस, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है, और उनके दरमियान रिलेशन ये है कि आपका फंक्शन जो एफ है ना वो छोटा है। देखिए एफ ऑफ एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हाइट को, जी ऑफ एक्स भी यानी इमेज होता है ना बेसिकली, और इमेज आप जानते हैं हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और इनकी लिमिट किसी एक पॉइंट ए पर एग्जिस्ट करती है, दोनों की किसी भी एक पॉइंट ए को जैसे ही अप्रोच करते हैं, एफ भी एग्जिस्ट करता है, जी भी एग्जिस्ट करता है, देन क्या होगा, इनकी लिमिट्स के दरमियान भी यही रिलेशन होगा। यानी आप अगर लिमिट एवेल्यूएट करते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स,
ये भी लेस देन ही आएगी जी ऑफ एक्स की लिमिट से, या मैक्सिमम इक्वल हो सकती है, डिपेंड करता है आपके फंक्शन इक्वल है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, दोबारा सुन लें। फंक्शन बेसिकली हमें ये बता रहा है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस के दरमियान एक रिलेशन है, लेट्स से एक फंक्शन दूसरा छोटा है या बड़ा भी है, उस केस में आपकी यहाँ पर भी लिमिट चेंज हो जाएगी, और दोनों फंक्शंस की लिमिट किसी एक पॉइंट जिसको हमने ए का नाम दिया इस पर एग्जिस्ट करती है, देन अगर आप उनकी लिमिट वैल्यूएट करते हैं ना, जो रिलेशन इन फंक्शंस के दरमियान है वही इनकी लिमिट्स के दरमियान भी होगा। ठीक है, वेल सो आज का हमारा जो लास्ट थ्योरम है दिस इज द स्क्वीज थ्योरम। यानी आपके पास इस केस में आपके सामने मैंने लिखा हुआ है तीन फंक्शंस हैं और उन तीनों के दरमियान एक रिलेशन भी है, यानी एफ ऑफ एक्स सबसे छोटा है, जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ बेसिकली जी ऑफ एक्स जो आपके पास हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, एट एक्स जी फंक्शन, ये उससे बड़ा है, और एच ऑफ एक्स सबसे बड़ा फंक्शन है, एक ये रिलेशन है। और आपके पास जो एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स यानी जो आपके पास सराउंडिंग्स वाले फंक्शन है दोनों, उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो सम पर्टिकुलर नंबर में कह देता हूँ। लेट्स से एक्स अप्रोचेस ए, एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी और एच ऑफ एक्स की लिमिट, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उसको मैं कह देता हूँ लेट्स से ये कोई एक नंबर एल आ रही है। ठीक है, अब स्क्वीज थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके ये बाउंड्री वाले जो दो फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, और वो जो नंबर होगी जी की लिमिट भी वही एक्चुअली होगी। ठीक है, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, जी ऑफ एक्स ये भी हमारे पास एल ही होगी। बेसिकली इसका नाम भी स्क्वीज इसीलिए है, सैंडविच थ्योरम भी इसको कह लिया जाता है। ठीक है, आपके पास जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है ये एक्चुअली इन दोनों के दरम्यान स्क्वीज हुआ हुआ है, सैंडविच हुआ हुआ है। ठीक है, तो जो आपके साइडों वाले दो फंक्शंस की लिमिट होगी एग्जैक्टली वही इसकी लिमिट भी होगी। वेल सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकते हैं आप। अदरवाइज नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, उससे हम कंटिन्यूटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कंप्यूट कैसे की जाती है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।